बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर का नाम भी आपका पीरियोडिसिटी था। अच्छा, इसमें एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है और पीरियोडिसिटी शो करने की रीजन क्या है। तो पहले तो आप ये जुमला यहाँ पे लिखा हुआ ये आप इसको नोट कर लें कि द टर्म periodicity of properties indicates that the elements with similar properties reappear at certain regular intervals of atomic number in the periodic table। यानी periodicity का मतलब ये है कि कुछ खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हुई होंगी। इसमें उसने एग्जांपल नीचे दी है ग्रुप 1 और 17 की ये टेबल में, और इसके नीचे उसने नीचे लिखा है। तो फर्स्ट जुमला वो कर लेंगे पीरियोडिसिटी वाला, डेफिनेशन वाला। ठीक है, एक जुमला आपका ये डेफिनेशन वाला हो गया इसका। दूसरा आप एग्जांपल के तौर पे कहेंगे जी ग्रुप नंबर 1 ले लें या आप ग्रुप 17 ले लें। तो 1 को देखेंगे तो उसमें ये मेंबर हैं। वन वन उसकी जो है वो नंबर है 3 है, 11, 19, 37, 55 और 87। अच्छा, इसमें देखें ना तो पहले और दूसरे में 2 का फर्क है, फिर आगे 8 का फर्क है, फिर 8 का फर्क है, फिर 19 और 37 में 18 का फर्क है, फिर 18 का फर्क है, और उसके बाद फिर 32 का फर्क है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि जनाब जो आपके अलकली मेटल उसमें 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के डिफरेंस से एलिमेंट्स चल रहे होते हैं। ठीक हो गए। और इसी तरह ये जो आपका ग्रुप नंबर हेलोजन वाला उसको देखेंगे तो उसमें 9 से चूंकि पहला मेंबर है तो 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है और फिर 32 है। तो उसमें भी ये मेंबर जो है नंबर वो चल रहे होते हैं। इसको हम नाम देते हैं कि द दिस रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स with similar properties in order of increasing atomic number as in the periodic table is known as periodicity of properties। एंड द नंबर 2, 8, 18 और 32 जो बार बार रिपीट होके प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, इनको हम मैजिक नंबर का नाम भी देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है काजिस, पेरियोडिसिटी की वजह क्या है, उसकी रीजन बता दें। उसमें 2 जुमले आपके मेन हैं। एक तो आप ये बताएंगे कि जब हम वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की देखते हैं तो जिनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है वो एक ही ग्रुप में आ रहे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही है। जैसे ये नीचे लिखेंगे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक हो गई। दूसरा ये कि इट इज दिस रीअकरेंस, दूसरा जुमला रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जब सेम बार बार रिपीट हो रही है एलिमेंट्स की एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स कुछ खास वक्फों के बाद ऑफ एटॉमिक नंबर विच बिकम्स द काज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी में बार बार रिपीट हो रही हैं उसकी ये मेन रीजन बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेम आ रही होती है। ठीक हो गए, ये 2 मेन पॉइंट आपके हो गए पीरियोडिसिटी के हवाले से। उसके बाद था ये कुछ कंसेप्ट थे जो पीरियोडिसिटी में आगे आपके इस्तेमाल होंगे पेपर में, तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इस पे एमसीक्यू अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बना ले तो भी वो बनाया जा सकता है क्योंकि आगे ये वाली टर्म्स इस्तेमाल तो हो रही हैं। ठीक हो गया, तो आप इनकी डेफिनेशन और इनकी जो फैक्टर वगैरह उसको आप थोड़ा जरूर देखें। जैसे यहाँ पे शील्डिंग फैक्ट या स्क्रीनिंग फैक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिक्रीज इन द attractive force exerted by the nucleus on the valence shell electrons due to the presence of intervening electron is known as shielding or screening effect। आपने पढ़ा हुआ है कि वैलेंस शेल जो होता है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसको हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। अगर हम डायग्राम से इसको ड्रा करें तो वो भी हम कर सकते हैं इसको थोड़ा समझाने के लिए। कि सपोज करें ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके गिर्द ये आपका वैलेंस शेल है। ये फर्स्ट वैलेंस शेल है, ये सेकंड वैलेंस शेल है। ठीक है जी।
ये थर्ड ले लें, फोर्थ ले लें। अच्छा, अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें कि ये आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये वाला वैलेंस शेल का, और आपको पता है पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गए। जो दूसरा होता है उसमें आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह तीसरा जो होता है उसमें आपको पता है 8 या 18 के करीब आ रहे होते हैं। अब ये भी सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज वाला ही है, ठीक होगा। तो अब इस न्यूक्लियस के प्लस चार्ज ने इन सारों को ट्रैक्शन तो शो करनी है, इसी वजह से ये सारे इसके गिर्द घूम रहे के ट्रैक्शन मौजूद है। अच्छा, अब होता ये है कि ये माइनस और ये वाले जो दरमियान में माइनस आए हैं, ये आके इसको रिपल्जन शो करते हैं। इस रिपल्जन की वजह से इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है उसको वो कमजोर कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इस डिक्रीज को हम नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि पीरियड और ग्रुप्स को देखें ना, तो चूंकि अलोंग द पीरियड आपके नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग फैट भी अलोंग द पीरियड कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब आप अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, अप से डाउन मूव करते हैं, तो फिर नंबर ऑफ शेल आपको पता है बार बार बढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज्यादा हो रही है, तो शील्डिंग फैट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ग्रुप में ये बढ़ रहा होता है और पीरियड में ये कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के हवाले से भी ध्यान में रखना है। दूसरी टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का तो आपको पता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा प्रोटॉन, उसके वजूद होने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या चीज है कि वो जो शील्डिंग इफेक्ट था या स्क्रीनिंग इफेक्ट था जिसकी वजह से वैलेंस शेल के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है, जैसे अभी हमने बात की इस शेल के ऊपर इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी। तो इनकी स्क्रीनिंग की वजह से अब जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो सारा का सारा इसको फील नहीं होगा, उससे कम फील होगा। तो ये जो कम फील हो रहा है उसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। तो उसका निकालने का तरीका ये कि जो असल वाला उसका चार्ज है वो ले लें, माइनस इन्होंने कितनी स्क्रीनिंग की है, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है, कितने हद तक इन्होंने वो उस फोर्स अट्रैक्शन को रोक दिया, वो माइनस कर दें, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड से मुराद उसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है और सिग्मा से मुराद उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इनका दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का या कोई और फैक्टर जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर कम पड़ गई है, ठीक है। और इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। और तीसरा पॉइंट है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन से मुराद, जैसे अभी आपने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी, उसमें आपने देखा था कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम कर रहे थे तो 4s पहले फिल हुआ था, 3d की बारी बाद में आई थी। यानी 4s जो चौथे शेल का एस ऑर्बिटल है, वो तीसरे शेल में पेनिट्रेट करके आके यहाँ फिलिंग शो करवा रहा है अपनी, और 3d की बारी बाद में आएगी। इसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द orbitals, the extent to which an orbital of a shell interacts with the lower quantum shell orbitals। यानी लोअर में आके इंटरेक्ट करता है और वहां पे आके फिलिंग वगैरह या एनर्जी लेवल वहां शो कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का। जैसे 4s के केस में आपने देखा वो 3d से पहले फिल हो रहा होता है। अच्छा, ये पेनिट्रेशन वाला जो बिहेवियर है, एक ही शेल की बात करें तो उसमें s ऑर्बिटल के लिए जो है वो ये ज्यादा वैल्यू रखता है, उस फिर p है, फिर d और फिर एफ होता है। यानी एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेट करने की सलाहियत ज्यादा है, पी की उससे कम है, डी की उससे कम है और एफ की उससे भी कम है। तो इस ऑर्डर में ये पेनिट्रेशन का लेवल चल रहा होता है, ठीक होगा। ये तो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज होगी जो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चूंकि आगे यूज हो रही हैं तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। एमसीक्यू ये में ये शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह में कोई पूछ ले तो आप जरूर इसको करें। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है जी, एटॉमिक जो रेडियाई, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। तो हमारे सिलेबस में जो है वो एटॉमिक रेडियाई है, आपका मेटालिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई है, और तीसरे नंबर पे आयनिक रेडियाई है। तो ये तीन जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो फर्स्ट हम एटॉमिक रेडियाई की डिस्कस करते हैं। तो इस बुक में तो चूंकि आगे पीछे लिखा हुआ था और कुछ ज़रा मिक्सिंग के साथ था, तो मैंने इसको ज़रा ना
नोट्स में ना पॉइंट्स बना के इसको जरा किया ताकि आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो पहले मैं उसी पे चलता हूँ लेके आपको। तो ये एटॉमिक रेडियस है, उसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है कि distance from the center of nucleus to the outermost shell where the electron density is effectively zero, कि सबसे ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ये सबसे बाहर वाला शेल जहां तक उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जीरो हो जाती है, तो इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। या दूसरा तरीका, एक और डेफिनेशन भी ये है कि जब जब दो एक जैसे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उस वक्त उन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है इसको हाफ कर लें तो वो एक एटम का साइज निकल आएगा। तो इसको ऐसे भी करते हैं कि वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। ठीक हो गया। जैसे ब्रोमीन की इसने एग्जांपल दी है कि 2.66 आंगस्ट्रॉन्ग होता है टोटल, और एक ब्रोमीन का निकालना है तो 2.66 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.33 आंगस्ट्रॉन्ग आ जाता है। ये नीचे डायग्राम में हाइड्रोजन की मिसाल दी कि उसका H2 मॉलिक्यूल जो है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 75.4 पिकोमीटर होती है, और अगर हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालना है तो इसको हम हाफ कर लेंगे तो हाइड्रोजन एटम का निकल आता है। दूसरा डेफिनेशन थी मेटालिक या क्रिस्टल रेडियाई की। तो मेटालिक रेडियाई क्या है कि जब आप मेटल के हवाले से बात करें, यानी जो एटम्स हैं वो एक मेटल के हैं, जो एक मेटालिक जो क्लोज पैकिंग जैसे मेटल की क्रिस्टल लैटिस की होती है, उस तरह सारे एटम्स वहाँ मौजूद हैं। उस वक्त आप उन मौजूद एटम जो है उनकी दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं और उसको हाफ कर लेते हैं, तो वो आपका मेटालिक या क्रिस्टल रेडियाई कहलाता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सोडियम एटम्स के दरमियान देखें तो 3.80 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर हम उसको हाफ कर लें तो 1.90 एंगस्ट्रॉम एक सोडियम का तकरीबन ये निकल आता है, उसका सोडियम के एटम का जो मेटल के अंदर है उसका साइज निकल आता है। ठीक हो गए। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। उसकी मेजरमेंट क्या है? अच्छा, ये आपके नोट्स में मैं आपको बताता जाता हूं ताकि आपके लिए उसमें ना इजी हो जाए, आप फिर वो उसी को साथ साथ ना देखते हैं। ये एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये एग्जांपल जो मैंने कोट किए यहाँ पे मैं मेटालिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई की डेफिनेशन और सोडियम की एग्जांपल दी है जो मैंने वहाँ आपको अभी बताई है। ठीक हो गया। और ये जो पैराग्राफ है इस पेज पे लास्ट, इस पैराग्राफ कहने बनता है, तो इस पैराग्राफ में उसने मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई को मेजर करना हो तो उसका क्या तरीकेकार है इस हवाले से बात की हुई, जो यहाँ मैंने हेडिंग बनाई है मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई की। तो पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि एटम्स को आइसोलेट करना मुश्किल है, बिल्कुल उस बॉडी से अलग करके फिर हम उसका रेडियाई ले लें, ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, एटॉमिक रेडियाई को फिर मैयर करना, डायरेक्टली मैयर करना भी मुश्किल हो गया जब वो सेपरेट नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको इनडायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। इनडायरेक्टली मेजर करने का क्या तरीका है कि दो एटम्स आप ले लें जो एक जैसे हो, होमोन्यूक्लियर हो, और उनको वो जो मालिक्यूल होगा तो उस मालिक्यूल के अरेंजमेंट का तो आपको ये एक्सरे स्टडी हो गई, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडी होगी, या आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ये आपको अरेंजमेंट वगैरह के हवाले से इंफॉर्मेशन दे देती हैं। अच्छा, उस अरेंजमेंट से हमें ये एक्स आर डी, जो एक्स आर डी भी इसको बोलते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है, ये हमें बॉन्ड लेंथ वगैरह के हवाले से आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी इंफॉर्मेशन देती है एक्सरे एनालिसिस जो होता है। तो ये हमें बॉन्ड लेंथ जो है ना वो बता देती है, यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो हमें बता देगी, और उसको फिर हम हाफ कर लेंगे। हाफ करके, यानी दो आइडेंटिकल एटम अगर हो, होमो न्यूक्लियर भी डाई एटॉमिक मालिक्यूल, जैसे दो एटमों का मालिक्यूल है और दोनों एटम एक जैसे हैं, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ कर लेंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस जो है वो मिल जाता है एक एटम का। यूनिट्स में इसकी मेजरमेंट के करने के वो आर्मस्ट्रांग में शो करते हैं, या नैनोमीटर में, या पिकोमीटर लेंथ का यूनिट है नॉर्मली ये यूज होते हैं, आर्मस्ट्रांग, नैनोमीटर या पिकोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें भी आप देखें यहाँ रिलेशनशिप दिया हुआ है मेजरमेंट के हवाले से, ये कि एक आर्मस्ट्रांग जो है वो बराबर है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये सेंटीमीटर में करें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर में करें तो 0.10 नैनोमीटर है। पिकोमीटर में करें तो 100 पिकोमीटर है। नैनो आपको पता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, और पिको जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी से कन्वर्जन इसने ये उसको बनाई हुई है। तो ये रिलेशनशिप भी आप एमसीक्यू के हवाले से
जरूर इसको भी देख लें, एमसीक्यू वगैरह अगर हो तो आप इजीली कर सकें। उसके बाद इसकी ट्रेंड है। ट्रेंड में ग्रुप्स में ये इंक्रीज होते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक है या वो मेटेलिक रेडियाई है, क्रिस्टल रेडियाई है, या आयनिक रेडियाई भी होगा जो आगे हमारा टॉपिक है, उसमें भी यही बात चलती है कि वो भी इसी तरह आयनिक रेडियाई में भी यही चल रहा होता है। ट्रेंड जो है सबका सेम है। तो ग्रुप में ये इंक्रीज होते हैं, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे आते जाएंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग फैट ज्यादा होता जाएगा। और जब शील्डिंग फैट ज्यादा है तो वो रोकेंगे भी ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस शेल के ऊपर, ठीक होगा, वो कम होता जाएगा, यानी डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर होती जाएगी, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो एटम का बढ़ता जा रहा होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट मूव करें पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे उसको वर्ड दे नाम दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। फिर इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो भी मजबूत होती जा रही है, तो शेल सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने की वजह से साइज उनका छोटा होता जाएगा। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई वगैरह डिक्रीज होते जाते हैं इस इन दो रीजंस की वजह से। अच्छा, उसके बाद है वेरिएशन इन कोवेलेंट रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये अलग से पढ़ना। अच्छा, आपके नोट्स में ये उसने वेरिएशन पीरियड, वेरिएशन ग्रुप दिया जो मैंने आपको समराइज करके बता दिया। और तीसरा उसने वेरिएशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनके साइजेस की वेरिएशन के हवाले से भी बात की है कि उनका साइज में थोड़ा सा ना अब नॉर्मेलिटी आती है। अब नॉर्मेलिटी ये आती है कि वो पहले डिक्रीज होते हैं कोवेलेंट रेडियाई उनका ना, तो पहले डिक्रीज होता जाता है और फिर कुछ देर के बाद कुछ एटम उस लाइन में पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव कर जाते हैं तो कुछ आगे मूव करने के बाद उनके जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखें ना तो इधर वैल्यूज भी दी थी, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। आप ये देखें ना, ये इसने दिए एटॉमिक रेडियाई दिए हुए, तो ये देखें ना स्कैंडियम है 1.64, फिर 4.7, फिर 3.5, फिर 2.9, यहाँ तक डिक्रीज है। अच्छा, फिर आप 2.9 के बाद 3.7 को देखें तो ये इंक्रीज है। फिर 2.6, 2.5, 2.5, 2.8 इंक्रीज आ गया। चलो यहाँ थोड़ी देर के लिए वो कह लें कांस्टेंट रहा है। टू आयरन कोबाल्ट निकल के लिए ऑलमोस्ट सेम रहा है, ठीक हो गया। मैग्नीज के लिए थोड़ा सा ही नहीं वो इंक्रीज हुआ है शायद, बाकी फिर वही एक 1.29 था ना क्रोमियम, उसके बाद 1.26, यानी डिक्रीज ही आ रहा है। ये एक्सेप्शनल आप केस कह लें, चलो। और यहाँ तक वो राउंड अबाउट रहा है, लेकिन जब कॉपर में आया तो वो इंक्रीज हो गया 1.28, जिंक पे गया तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया 1.53, यानी यहाँ से डिक्रीज होता गया, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा और उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट में भी इसने इस पैराग्राफ में आपके जो नोट्स हैं इसमें बुक भी इस पैराग्राफ में उसने इसी को ही जिक्र किया है कि ये डिक्रीज, और फिर यहाँ उसने बात लेकिन कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, ठीक हो गया। तो क्यों रह जाते हैं डिक्रीज, और कहते हैं डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म एंड स्लाइट, और बहुत कम हो जाती है व्हेन कंपेयर टू डिक्रीज ऑब्जर्व्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से कंपेयर करें तो ये ना होने के बराबर है, और ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट ही रह जाता है, उसका साइज जो है ना वो कोई इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता। अब उसी की हम ये बात करने जा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। हम कहते हैं कि सर जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में तो डिक्रीज होना चाहिए, पहली बात जो हमारी थी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब वही जो ऊपर आपने रीजन दिए कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ती जाएगी तो साइज जो है वो आपका डिक्रीज का, ये भी आप इसमें ऐड कर ले पॉइंट, ये वाला भी हो सकता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा पॉइंट ये भी आपका हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद है, ये तो बात होगी कि डिक्रीज होता जा रहा है, फिर हम कहते हैं कुछ देर वो कांस्टेंट रहा, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो आते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब उसमें हम उसे बताते हैं कि असल में हो ये रहा था ट्रांजिशन मेटल्स में कि हमें पता है कि 4s चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन जो है
ऑर्बिटल फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो रहे होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो पीछे आपने इसी नोट्स में देखी थी, शुरू में हमने देखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें आप देखें ना, तो यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से। तो देखें ना 4s चौथे शेल का मुकम्मल करके फिर 3D में आ रहे हैं। तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे आके वो मुकम्मल हो गए। ठीक हो, तो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। और ये आ किस शेल में रहे? तीसरे वैलेंस शेल में नहीं, वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर शुरू में तो इलेक्ट्रॉन जब ये आ रहे थे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, तो ये वैलेंस शेल के दरमियान में आ भी गए हैं, तो इनका डी जो ऑर्बिटल होता है इसका वैसे ही स्क्रीनिंग जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कम है एज कम्पेयर टू पी, और पी का कम है एस के मुकाबले में। यानी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा शील्ड करेंगे, पी वाले उससे कम और डी वाले उससे कम। तो एक तो ये डी में है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका वैसे ही कम है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक वो अपना एक्शन शो नहीं कर पा रहा, तो साइज हमारे डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। अच्छा, आयरन कोबाल्ट निकल पे आके उसने कुछ असर करना शो कर दिया जब उसके पास 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होने होने हो गए डी के पास, तो उसकी वजह से उसने साइज को डिक्रीज नहीं होने दिया, वहीं एक ही जगह पे रहने दिया। लेकिन जब वो 9 या 10 इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गया तो अब उसका शील्डिंग फैक्टर या स्क्रीनिंग इतना ज्यादा हो गया कि अब उसकी रिपल्जन की वजह से वो जो वैलेंस शेल था 4s वाला उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से वो साइज उसका बड़ा हो गया और वो फैल गया, 4s दूर हो गया थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ये ऊपर वाले 4s की निस्बत ये नीचे कॉपर और जिंक के में वो जरा दूर हो गया, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। ठीक हो गया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये उसने लिखा है कि इंक्रीज इन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर होते जा रहे हैं जो अंदर शेल में, विच शील्ड द एस ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एस ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से जब वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज इन शील्डिंग फैट, जब डी की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, तो शील्डिंग फैट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साइज जो है वो कुछ देर कांस्टेंट रहा, उसके बाद फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गई। तो यहाँ तक हम हमारा ये एटॉमिक रेडियाई वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट फिर हम इसमें आयनिक रेडियाई जो है उसको ऐड करेंगे।